नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के इस कार्यक्रम स्पेशल करंट अपडेट में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक सप्ताह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की उन खबरों को लेकर आते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में आपके परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। देखते हैं इस सप्ताह के वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम लेके आपके सामने आए हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में शामिल होने वाला अगला प्रमुख लड़ाकू जहाज आईएनएस सूरत को किस पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। आईएनएस सूरत को शामिल किया गया है, पद्धति आपसे पूछी जा रही है। एकीकृत निर्माण पद्धति, ब्लॉक निर्माण पद्धति, स्टील निर्माण पद्धति या मॉड्यूलर निर्माण पद्धति। तो इसका जो सही जवाब है वो विकल्प बी है, ब्लॉक निर्माण पद्धति का इस्तेमाल इसमें किया गया है। व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। तो देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में इसको शामिल किया गया है आईएनएस सूरत को। इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो आप जानते हैं कि गुजरात का ये महत्वपूर्ण शहर है सूरत, उसी के नाम पर इसके नाम को रखा गया है। सूरत में जैसा आप जानते हैं कि हीरा काटने का भी काम किया जाता है। तो इस जहाज को शामिल होने से पहले अपना समुद्री परीक्षण इसमें इसका किया गया है और गुजरात के जीवन शहर सूरत के नाम पर इसका नाम ये रखा गया है। ये प्रोजेक्ट किस श्रेणी के अंतर्गत है? तो 15B श्रेणी का यह चौथा विध्वंसक जहाज है। इससे पहले जो 3 जहाज अन्य आ चुके हैं इसी श्रेणी के अंतर्गत, कौन से हैं? तो आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मोरमागुआ और तीसरा आईएनएस इंफाल इसी श्रेणी 15B श्रेणी के अंतर्गत पहले जहाज शामिल किए जा चुके हैं। सूरत जहाज को किस तकनीकी का इस्तेमाल करके बनाया गया है? तो ब्लॉक निर्माण पद्धति का इसमें इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस पद्धति में क्या होता है कि 2 अलग अलग भौगोलिक स्थानों पर जहाज निर्माण शामिल होता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीजों का निर्माण किया जाता है और फिर एक स्थान पर उसको असेंबल कर दिया जाता है। तो इसी तकनीकी के आधार पर इसको विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि रूस किस परियोजना के रिएक्टर 5 और 6 के लिए टरबाइन हॉल पाइपलाइन वाल्वों की पहली खेप भेजने के लिए तैयार है? अर्थात रूस के द्वारा इन जो टरबाइन वाल्व है, इस पाइपलाइन वाल्व है, इसको भेजने के बारे में बात की जा रही है। कौन सी योजना से संबंधित है? नाथपा झाकरी परियोजना, तवंतरी परियोजना, कुडनकुलम परमाणु परियोजना या भाखड़ा नांगल परियोजना? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, कुडनकुलम परमाणु योजना। तो देखिए, इसकी अगर व्याख्या पक्ष को देखें तो हाल ही में रूस ने कुडनकुलम परमाणु परियोजना KKNPP के रिएक्टर 5 और 6 के लिए 26 टरबाइन हॉल पाइपलाइन वाल्वों की पहली खेप भेजने के लिए वो तैयार हो गया है। और ये टरबाइन हॉल जो वाल्व है, इनका कुल वजन अगर आप देखेंगे तो 27.50 टन है और इसको विशेष विधि से डिजाइन किया गया है जिससे कि ये 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को भी बर्दाश्त करने में सक्षम है। साथ ही आप ध्यान दें कि रूस द्वारा ये भेजे जा रहे जो उच्च दबाव और निम्न दबाव गेट वाल्वों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र के टरबाइन हॉल में सेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो रूस ने किसके लिए भेजा है? तो आप जान जाइए, इसको कंठस्थ रखिए कि इसको कुडनकुलम परमाणु परियोजना से संबंधित है। अगला है, कासरगोड के जंगलों में शोधकर्ताओं ने किस प्रकार की दुर्लभ प्रजाति की खोज की है? ए है बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम है, ये औषधीय पौधे हैं, लुप्त प्राय पशु हैं या दुर्लभ पक्षी हैं? तो इसका सही जवाब ए होगा, बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम है। एक विशेष प्रकार के मशरूम है जिसको कि हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसमें यह कहा गया कि कासरगोड के जंगलों में ये मशरूम खोजे गए हैं और ये ऐसे मशरूम है जो रात में चमकते हैं और हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसके कारण ये दुर्लभ प्रजाति मानी जा रही है जो रात के अंधेरे में एक शानदार अलौकिक हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। और ये वैज्ञानिक रूप से बात करें तो फिलोबोलेट्स मैनिपुलरिस के नाम से इसको जाना जाएगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम भी आप याद रखेंगे, फिलोबोलेट्स मैनिपुलरिस। और सर्वेक्षण के दौरान मशरूम की 50 से अधिक विभिन्न प्रजातियां पाई गई जो ये सर्वेक्षण किया गया, जिसके आधार पर ये रिपोर्ट आई। उसमें से जो प्रजातियां पाई गई उसमें बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम की ये जो दुर्लभ प्रजाति है, इस प्रजाति को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो कि रात में हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बर्ब टैक्स अर्थात डकार पे लगने वाला कर। अब सोचिए, भारत में अगर कोई व्यक्ति डकार लेता है, बड़ी आम प्रक्रिया होती है, उस पर भी अगर टैक्स लग जाए तो ये आश्चर्य करने वाली बात है। लेकिन विश्व में एक देश ऐसा है जहां पर यह टैक्स मौजूद था। तो बर्ब टैक्स को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका या कनाडा? तो इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। क्यों चर्चा में है? तो व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। चर्चा में इसलिए रहा कि न्यूजीलैंड की जो नई सरकार बनी, वहां पर जो दक्षिणपंथी सरकार बनी, तो उसने बर्ब टैक्स को समाप्त करने की घोषणा कर दी जो कि वहां पर पहले से लगाया गया था। विशेष रूप से जो पशु हैं उनके डकार लेने पर यह कर लगाया गया था।
बर्फ या डकार अक्टूबर 2022 में यहां पर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जैसिंडा एडन, उनके नेतृत्व में लगाया गया था। और इसका तात्पर्य यह था कि जो मवेशी हैं वो जब डकार लेते हैं तो उनके डकार में कुछ ऐसी गैसें निकलती हैं, विशेष रूप से जो मीथेन गैस निकलती है उसके उत्सर्जन से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। तो इस वजह से इस पर टैक्स लगाया गया था और वर्तमान में सरकार जो है उसने इस टैक्स को हटा दिया है। तो ये इसका पक्ष आप याद रखेंगे कि न्यूजीलैंड से संबंधित ये जो है कर है, बर्फ टैक्स का नाम जब भी आए तो आप न्यूजीलैंड का नाम याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 काफी चर्चा में रहा, इसका पहला बैच प्राप्त किया। इसका निर्माता कौन है? स्वदेशी है तो जाहिर सी बात है कि कोई कंपनी बनाई होगी। तो उस कंपनी का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अर्थात HAL है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड EEL है, या टाटा एडवांस सिस्टम्स TAS है। तो इसका सही जवाब जो है वो है EEL, ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित अर्थात भारत में ही बना है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 का पहला बैच प्राप्त किया और इसे सोलर इंडस्ट्री नागपुर की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड अर्थात EEL ने के द्वारा इसको डिजाइन किया गया और डेवलप किया गया, विकसित किया गया। इसमें 75% से अधिक जो है वो स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, उसका प्रयोग किया गया है। और ये एक UAV आधारित लोइटिंग म्यूनिशन अर्थात घूमते हुए गोला बारूद है, जिससे कि हवाई अटैक प्रणाली के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, ध्यान दीजिएगा ये ऊंचाई भी याद रखिएगा, 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, जिससे कि रडार द्वारा इनकी स्थिति का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको विशेष बनाते हैं। तो याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में BCNN उत्पाद किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय मौसम विभाग, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, या भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा BCNN उत्पाद को अभी लॉन्च किया गया। तो देखिए, ये जो BCNN उत्पाद है इसके बारे में जानने के लिए व्याख्या पक्ष को देखते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो है, जो इनक्वेस्ट जिसको कहते हैं, इसने एल नीनो और ला नीना की स्थिति का पूर्वानुमान लगाने के लिए इसको डेवलप किया है। और ये एक ऐसा उत्पाद है जो कि 15 महीने पूर्व ही उसकी भविष्यवाणी कर सकता है। तो इसलिए इसकी ये खासियत इसको विशेष बनाती है, जो कि 15 महीने पहले ही लीड टाइम में एल नीनो और ला नीना की स्थिति के बारे में पूर्वानुमान लगा लेगा, जबकि इससे पहले जो मॉडल थे वो अब तक 9 महीने पूर्व तक ही ऐसा कर पाते थे, 6 से 9 महीने पहले ही पूर्वानुमान दे सकते थे। तो ये बात इसको विशेष बनाती है। इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, इसमें डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग जैसी नवीनतम जो तकनीकियां हैं उनके इस्तेमाल को इसमें किया गया है। साथ ही इनक्वेस्ट के बारे में अगर आप देख लें तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसकी अगर बात करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत ये एक स्वायत्त संगठन है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। तो ये इसके विषय में भी आप तथ्य याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य में चीतों के लिए दूसरे घर की तैयारी की है? पहला घर कौन सा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दूसरे घर की तैयारी अब मध्य प्रदेश में हो रही है। कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, गांधी सागर है, या पन्ना है? तो इसमें से सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है चीतों के दूसरे आवास के रूप में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद, अर्थात कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहला था जो चीतों के आवास के रूप में इसको जाना गया था। अब इसके बाद चीतों के लिए दूसरे घर की तैयारी पूरी कर ली गई है। कौन सा घर है? तो यहां पर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते आएंगे, उनका स्थानांतरण कब किया जाएगा इस पर अभी अंतिम निर्णय मानसून के मौसम के बाद लिया जाएगा। फिलहाल जिस अभयारण्य की बात हो रही थी वो किस अभयारण्य की हम बात कर रहे थे? तो हम कर रहे थे आपके विकल्प सी अर्थात गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। यह अभयारण्य पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में राजस्थान की सीमा के निकट आप देख सकते हैं 368.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें विशाल खुले परिदृश्य और चट्टानी इलाके हैं। एक सपाट चट्टानी पठार के ऊपर यह स्थित है जहां चंबल नदी है। और इस अभयारण्य को ये नदी चंबल नदी जो है वो लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये आप याद रखेंगे दूसरे उद्यान को।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किस क्षेत्र में मियावाकी वृक्षारोपण, ध्यान रखेंगे इस टर्म को, इस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? दिल्ली NCR, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो आपका सही विकल्प है विकल्प ए, दिल्ली NCR। व्याख्या पक्ष को देखते हैं। तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात NHAI ने कहा है कि वो दिल्ली NCR और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो वृक्षावरण है उसको बढ़ाने के बारे में कदम उठाएगा, और इसी के तहत हरित आवरण से परिपूर्ण करने के उद्देश्य को साकार करने के लिए ही लगभग 53 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र की पहचान भी कर ली गई है। साथ ही आप देखें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि वृक्षारोपण पहल को इस साल आने वाले मानसून के दौरान शुरू किया जाएगा और अगस्त 2024 तक पूरा होने की उम्मीद भी है। अब मियावाकी पद्धति क्या है? तो मियावाकी पद्धति वो है जो बहुत सघन क्षेत्रों में इसमें वृक्षों को लगाया जाता है, जिससे कि वे वृक्ष जो होते हैं वो एक दूसरे से प्रकाश संश्लेषण करने की जो प्रतिस्पर्धा में काफी घने रूप से विकसित होते हैं। तो इस पद्धति का नाम जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी के नाम पर रखा गया है। यह पद्धति क्या होती है? तो प्राकृतिक पुनर्वनीकरण सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें उस क्षेत्र के मूल वृक्षों को ही लगाया जाता है। मतलब उस क्षेत्र के जो मूल रूप से वृक्ष होते हैं उन्हीं वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाता है। इसमें देशी पौधों को बहुत अधिक घनत्व पर लगाया जाता है और बहुत तेजी से ये बढ़ते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रतिस्पर्धा पर ये आधारित होती है पूरी की पूरी पद्धति। अगला प्रश्न है, काफी चर्चा में रहा, अभी उद्घाटन किया गया नालंदा विश्वविद्यालय का, तो आपसे इसी से संबंधित है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो विधेयक है वो कब पारित किया गया? 2010, 2014, 2016 या 2018? तो इसका सही विकल्प है 2010। ए विकल्प आपका सही है। व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। दरअसल नालंदा की विरासत को पुनर्जीवित करने का विचार जो है पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा 2006 में पेश किया गया था और उसके बाद 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया। फिर आप देखेंगे 2014 में राजगीर के पास इस इलाके इसके निर्माण का जो काम है उस दिशा में आगे बढ़ा गया। 2016 में आप देखेंगे जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी थे उनके द्वारा राजगीर के जो पिलखी गांव में अस्थायी परिसर की आधारशिला भी रखी गई थी। आप देखेंगे 100 एकड़ में यह क्षेत्र फैला हुआ है, ये विश्वविद्यालय फैला हुआ है। जो नया परिसर बना है वो प्राचीन वास्तु सिद्धांतों के साथ पर्यावरण के अनुकूल नियमों को ध्यान में इसमें रखा गया है। इसके साथ इसका विकास किया गया है और वास्तुकला को शून्य कार्बन उत्सर्जन की थीम पर बनाया गया है। और यहां पर 1900 छात्रों के लिए 40 कक्षाओं वाले 2 ब्लॉक, 300 से अधिक की संयुक्त बैठने की क्षमता, 550 छात्रों के लिए छात्रावास जैसी खूबियों से ये सुसज्जित होगा। संकाय के लिए 197 शैक्षणिक आवास इकाइयां, खेल परिसर, चिकित्सा केंद्र, वाणिज्यिक केंद्र और संकाय क्लब जैसी सुविधाएं यहां पर मौजूद हैं। तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एटोको पॉइंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह मंगल ग्रह पर पहले कभी न देखी गई एक रहस्यमयी चट्टान है। दूसरा कथन है, यह चट्टान लगभग 18 इंच चौड़ी और 14 इंच ऊंची है। तीसरा, इसकी खोज नासा के परसिविरेंस रोवर द्वारा माउंट वॉशबर्न पहाड़ी पर की गई है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से कितने विकल्प सही हैं। तो देखिए इसके बारे में अगर आप देखें इसके व्याख्या पक्ष को तो आपको पता चलेगा कि इसमें तीनों के तीनों विकल्प ही आपके सभी तीनों विकल्प सही हैं। व्याख्या पक्ष को देखते हैं। तो देखिए हाल ही में नासा के परसिविरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर पहले कभी न देखी गई एक रहस्यमयी चट्टान की खोज की है। इसमें हल्के रंग के आकर्षक पत्थर को नेरेत्वा वैली से गुजरते समय माउंट वॉशबर्न पहाड़ी पर गहरे रंग के पत्थरों के मध्य खोजा गया है। और यह चट्टान जो है एटोको पॉइंट नामक अद्भुत चट्टान लगभग 18 इंच चौड़ी, 14 इंच ऊंची है और इसमें स्पष्ट रूप से हल्के रंग के धब्बे बने हुए हैं। 2 कथन आपके सही हो गए। तीसरा, चट्टान की जांच से पता चला कि यह संभवतः एनॉर्थोसाइट है जो एक प्रकार की चट्टान है और आमतौर पर चंद्रमा और पृथ्वी की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती है। यहां पर पायरोक्सिन और फेल्सपार नामक खनिजों से यह बनी हुई है और इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि जो ग्रह का वर्तमान भूदृश्य है क्या वो कभी मनुष्यों के रहने के लिए वहां की दशा उपयुक्त हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये इस बात से समझने की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एयर स्टेट रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह यूनेस्को के साथ मिलकर तैयार की गई है। दूसरा है, इसके अनुसार वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण दुनिया भर में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बन गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो इसमें जो सही विकल्प है वो, अगर सही विकल्प की बात करें तो ना तो पहला कथन सही है आपका, ना तो दूसरा कथन सही है। कैसे? अर्थात डी विकल्प आपका सही होगा। तो व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं।
देखिए, हाल ही में जारी जो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट है उसके अनुसार आप देखेंगे तो वायु प्रदूषण के कारण 2021 में दुनिया भर में 81 लाख मौतें हुई। साथ 81 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण जो है उन मौत के को गले लगा लिया। अब देखिए 2021 में वायु प्रदूषण अगर देखेंगे तो दुनिया भर में मृत्यु का ये दूसरा सबसे बड़ा, पहला नहीं, दूसरा सबसे बड़ा जोखिम का कारक बना है। तो पहला जो कथन था कि सबसे बड़ा कारण है वो आपका गलत हो गया। दूसरा है, इस रिपोर्ट के अनुसार चीन और भारत में क्रमशः 23 और 21 लाख मौतों के साथ वैश्विक बोझ आधे से अधिक हिस्सेदारी ये दोनों देश ही लेते हैं। मतलब यहां पर इतनी बड़ी मात्रा में मौत हो रही है, चीन और भारत का मिला दिया जाए तो 23 और 21 लाख मिला दिया जाए तो पूरी दुनिया में जितनी मौतें हुई हैं वो आधे इन्हीं दो देशों में हुई हैं। ऐसे में भारत को भी चिंतित होने की जरूरत है। आपसे भी अपील है कि आप कोशिश करें कि वृक्ष लगाएं, वायु प्रदूषण न फैलाएं। ग्लोबल एयर स्टेट रिपोर्ट 2024 यूनिसेफ के साथ मिलकर तैयार की गई है, जबकि आपके यहां इसमें विकल्प में क्या दिया गया था, यूनेस्को, तो यह भी कथन आपका गलत है। यूनिसेफ के साथ मिलकर तैयार की गई है। साथ ही साथ वर्ष 2021 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अगर देखें तो 7 लाख से अधिक मौतें हुई हैं इस वायु प्रदूषण के कारण। अब भारत में वायु प्रदूषण के कारण जो मौतों की संख्या है उसमें लगातार वृद्धि भी देखी जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो इस दिशा में हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-रूपी वाउचर योजना शुरू की है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही विकल्प है आपका बी, गुजरात। गुजरात ने ई-रूपी वाउचर योजना शुरू की है। और गुजरात सरकार ने ई-रूपी जो वाउचर योजना शुरू की है, इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी लाभार्थियों को डिजिटल भुगतान के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना, जिससे कि करप्शन को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो दीपिका कुमारी, अतनु दास, अभिषेक वर्मा या तरुणदीप राय? तो इसका सही विकल्प ए है, दीपिका कुमारी। देखिए व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। तो दीपिका कुमारी ने, भारतीय तीरंदाज हैं या दीपिका कुमारी, इन्होंने विश्व तीरंदाजी से जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीता है, भारत का मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। और ऐसा उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय तीरंदाजी के लिए इन्होंने एक मील का पत्थर साबित किया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। हाल ही में किस देश ने ग्रीन एनर्जी डे मनाने की घोषणा की है? तो इसका विकल्प आपका भारत, कनाडा, जापान, जर्मनी। तो सही विकल्प भारत होगा। भारत है, इसलिए इसको याद रखिएगा। भारत ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी डे मनाने की घोषणा की है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास की दिशा में कैसे जागरूकता फैलाई जाए, इसके लिए भारत का यह प्रयास है। तो ये इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। अब आपसे हम उम्मीद करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि आपका जो अभ्यास है उसको निरंतर धार मिलती रहे। आईएनएस सूरत किस श्रेणी का विध्वंसक जहाज है? 15B श्रेणी का, 14B श्रेणी का, 13B श्रेणी का या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।